सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच मिशन 100 के अंदर, जहां पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को ऑन योर हैवी डिमांड। जैसा आपने कहा था कि सर हम लोगों ने सिस्टमैटिक्स पूरी कर ली है, यानी कि हम लोगों ने द लिविंग वर्ल्ड को पढ़ लिया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया है, जहां हमने किंगडम मोनेरा की डिस्कशन स्टार्ट की, देन उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा की डिस्कशन स्टार्ट की, देन किंगडम प्लांटे हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा। फंगस पढ़ने के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जब प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, एल्गी हमने पढ़ा, ब्रायोफाइट पढ़ा, टेरिडोफाइट पढ़ा, जिम्नोस्पर्म पढ़ा, तो एंजियोस्पर्म को भी क्यों ना साथ ही लपेटे में ले लिया जाए। तो इसीलिए हम लोग एंजियोस्पर्म जो है वो अभी साथ साथ पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म से रिलेटेड 3 कंप्लीट चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स। तो इनको भी हम लोग साथ साथ करते रहेंगे और इसके पीछे पीछे से हम लोग एनिमल किंगडम भी धीरे धीरे एक एक लेक्चर अपलोड करते रहेंगे, जिससे कि आपकी जूलॉजी बॉटनी एकदम ऑन ट्रैक चलती रहे और रिलेटेड रेलेवेंट टॉपिक्स भी एक साथ हो पाए। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा कि मैं आज सुबह वीडियो नहीं बना पाया, बिकॉज आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर और काफी वीकनेस हो गई थी, एंड दैट्स वाई मैंने सोचा कि एक बार आराम किया जाए, क्योंकि अगले 2 दिन मेरे ट्रैवल में भी जाएंगे, जोधपुर और उदयपुर मुझे निकलना है, एंड आई डोंट वांट कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो, एंड दैट्स वाई मैं बस ये एक वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, एक सेशन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जिससे आपका काम डेली बेसिस पे होता रहे, आपका काम हैम्पर ना हो, आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहें। जब भी हमारे पास मुनासिब वक्त होगा, जब मैं थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूं, उस टाइम पर आई विल कंपनसेट दिस वर्क फॉर श्योर, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। आज हम मॉर्फोलॉजी की स्टडी स्टार्ट करेंगे। अब मेरे भाई, जब भी हम किसी चैप्टर को शुरू करें, इसके नाम में घुस जाएं। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी को ही समझ लेते हैं। मॉर्फो का मतलब क्या होता है? मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब ऐसी चीजें जो बाहर से दिख जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बाहर से ही देख के पता लग जाएगा कि मेरे बालों का कलर क्या है, मेरी आंखों का कलर क्या है, मैं चश्मा पहनता हूं या नहीं, मेरी मूंछ दाढ़ी है या नहीं। ये मेरे एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं, राइट। अगर मेरे भाई आपको मेरे किसी ऑर्गन को काट के देखना पड़ रहा है कि उस ऑर्गन के अंदर किस किस प्रकार के सेल हैं और उन सेल्स की अरेंजमेंट क्या है, बाहर का लेयर कौन सी सेल बना रही है, बीच वाला लेयर कौन सी सेल बना रही है, अंदर के लेयर्स कौन सी सेल्स बना रही हैं, देन इट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी, यानी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी। मॉर्फोलॉजी में आप एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी करते हैं, तो मॉर्फो का मतलब है एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस, एंड लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है स्टडी। हम अच्छे तरीके से जानते हैं, ये हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन में भी देखा था कि बायो का मतलब होता है लाइफ या रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड लॉजी का मतलब था स्टडी। और हम फ्लावरिंग प्लांट की यहां पर बात कर रहे हैं, यानी एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। और जब भी बात आए एंजियोस्पर्म्स की, इनके 3 खास फीचर होते हैं जो आपको समझने होते हैं मेरे दोस्त। एंजियोस्पर्म में 3 ऐसी बातें हैं जो बाकी प्लांट्स में आपको देखने को नहीं मिल रही होती। अब सबसे पहली चीज कि इनको हम फ्लावरिंग प्लांट कह रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो इनमें फूल मिलेगा, यानी फ्लावर मिलेगा। अगर आपको किसी प्लांट में फूल देखने को मिल गया, 100% वो एंजियोस्पर्म है, कोई शक की बात नहीं है, कोई शंका की बात नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कहीं पर फ्रूट देखने को मिल गया, हमने देखा था जिम्नोस्पर्म्स को हम लोग क्या कह रहे थे? नेकेड सीडेड प्लांट्स कह रहे थे। वहां पर सीड के ऊपर फ्रूट नहीं था, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में सीड के ऊपर फ्रूट भी देखने को मिलेगा। यानी किसी भी प्लांट में अगर आपको फल या फूल देखने को मिल गया, इसका मतलब वो पक्का एंजियोस्पर्म है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आप पढ़ेंगे एक और स्पेशल फीचर, जिसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यहां फीमेल के पास जो है 2 मेल गैमेट रिलीज किए जाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, कैसे होती है, ये हम कुछ दिनों बाद जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे तो गहराई में समझ रहे होंगे, अच्छे से डिटेल में समझ रहे होंगे। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी यहां पर आप एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी करते हैं। कौन से प्लांट्स की? फ्लावरिंग प्लांट्स की, यानी कि एंजियोस्पर्म्स की। ये हम लोगों को देखना है बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, हम क्या करें? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो हमारा चैप्टर का नाम है, इसको एक और बार समझ लें। जैसा मैंने आपको बताया, मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी बाहर के स्ट्रक्चर जो बाहर से ही आपको दिख जाए। तो हम यहां पर क्या करते हैं? एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं। तो मॉर्फो मतलब एक्सटर्नल फीचर्स एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अब ये जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट के, एक एंजियोस्पर्म के, ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके वेजिटेटिव पार्ट भी हो सकते हैं। भाई आपका एक प्लांट जो है उसमें वेजिटेटिव पार्ट भी होंगे। वेजिटेटिव पार्ट जो डे
वन से ही आपके अवेलेबल होते हैं, या जो आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते ये कहते हैं आप, है ना, जो शुरू में बन जाते हैं। डे वन तो कहना सही नहीं होगा क्योंकि लीफ थोड़ा बाद में बनती है, लेकिन रूट शूट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब लीफ जो है वो भी शूट पे ही आती है, राइट। जमीन के ऊपर जो भाग है किसी भी प्लांट का उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, जमीन के नीचे जो भाग है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। तो आपका रूट जो है वो भी आपकी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है, जो आपका स्टेम है एंड लीफ है ये भी आपका वेजिटेटिव पार्ट है। तो यहां पर हो जाएगा रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये आपके वेजिटेटिव पार्ट हो जाएंगे। एंड रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल किसका है? रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल किसका है मेरे भाई? रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा हो गया यहां पर? ये हो गया आपका फ्लावर, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका फ्लावर, क्योंकि फ्लावर जो है इसी पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जा रहे होते हैं। एंड जब एक प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में खासकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो क्या बनता है एट द एंड ऑफ द डे? फ्रूट एंड सीड बन रहा होता है। मेरे दोस्त आपको अच्छे तरीके से पता है कि एक ओवरी जो होगी ये किस में कन्वर्ट होगी? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये आपकी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। और ओव्यूल जो है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये आपका सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये जो फ्रूट है, ये जो सीड है, इन्हें हम कह रहे होते हैं एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, यानी ये भी रिप्रोडक्शन से ही संबंधित है, रिप्रोडक्शन से बन रहे हैं। तो इन 6 चीजों की आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर में स्टडी करनी होती है। कौन कौन सी 6 चीजों की सर? सबसे पहले वेजिटेटिव ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे आप शुरू के 2 लेक्चर्स के अंदर। यस, स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले रूट को पढ़ेंगे, फिर स्टेम को पढ़ेंगे, फिर लीफ को पढ़ेंगे। ये हैं आपके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। फिर हम फ्लावर की बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे किसकी ओर? आपके सीड की ओर एंड फ्रूट की ओर। तो ये आपकी 6 चीजें हैं जो आपको पढ़नी होती हैं। 3 है आपकी वेजिटेटिव, डायरेक्ट मेनली रिप्रोडक्शन में इनका रोल नहीं होता, हां ये भी आपकी रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकती है। अलग अलग प्लांट हैं जहां वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट्स के कारण रिप्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही होगा, फ्लावर से ही होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट क्या होते हैं? ओव्यूल बन जाता है सीड, ओवरी बन जाती है फ्रूट। तो ये जो सीड और फ्रूट है ये भी आप इन्हीं के साथ पढ़ रहे होंगे, आफ्टर फ्लावर पढ़ रहे होंगे। तो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि हमारा इंडेक्स हो गया ये, कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये 6 चीजें पढ़ेंगे। और इसके बाद हम अलग अलग फैमिलीज के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। जैसा मैंने आपको बताया, फ्लावरिंग प्लांट को प्यार से क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म कहा जाता है। और एंजियोस्पर्म की 3 स्पेशलिटीज हैं। फ्लावरिंग प्लांट है तो इनमें फूल पाया जाएगा। जिम्नोस्पर्म्स नेकेड सीडेड थे, उनकी सीड के ऊपर फ्रूट नहीं था, लेकिन यहां आपको फ्रूट देखने को मिलेगा। तो फल और फूल आपको सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं। एंड डबल फर्टिलाइजेशन भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। फीमेल तक आपके 2 मेल गैमेट पहुंच रहे होंगे, 2 मेल गैमेट फीमेल तक पहुंचाए जाएंगे, तो डबल फर्टिलाइजेशन आपकी यहां पर हो रही होगी। ये आपने जाना। तो चैप्टर का नाम हमने डिकोड किया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, लॉजी का मतलब स्टडी। तो आप वेजिटेटिव पार्ट यानी रूट, स्टेम, लीफ की भी स्टडी करते हैं, उनको बाहर से देखते हैं। एंड मेरे भाई आप जो है अलग अलग और चीजों की भी स्टडी करते हैं जो कि रिलेटेड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। जैसे कि फ्लावर जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली हेल्प करता है, क्योंकि फ्लावर में ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपके पाए जा रहे होते हैं, मेल और फीमेल। एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम यहां पढ़ते हैं, यानी सीड और फ्रूट के बारे में भी हम यहां पढ़ते हैं। तो 6 चीजें हमें पढ़नी है रूट, स्टेम, लीफ वेजिटेटिव पार्ट में, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आपका क्या? फ्लावर, सीड एंड फ्रूट। ये 3 चीजें हम लोग पढ़ रहे होंगे। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब है आपके ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर मिलेगा, फ्रूट मिलेगा एंड डबल फर्टिलाइजेशन होगी। तो क्या सर अब हम मॉर्फोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ इन चीजों की एक्सटर्नल अपीयरेंस पढ़ेंगे? बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट अडेप्टेशंस एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ दीज पार्ट्स। समझ लीजिए एक प्लांट है, एक एंजियोस्पर्म है, जिसकी रूट मॉडिफाई हो गई, कुछ और काम करने लगी। रूट का मेन काम क्या होता है? वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन। समझ लीजिए वाटर मिनरल के एब्जॉर्प्शन के अलावा कोई काम करने लग गई, तो ये अपने आप को मॉडिफाई कर चुकी है, अपने आप को अडेप्ट करा चुकी है किसी और काम को करने के लिए। तो मेरे भाई इसकी स्टडी भी आप कहां करेंगे? मॉर्फोलॉजी में ही करेंगे। यानी जितने भी आपके प्लांट पार्ट हैं, इनके एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी, इनके एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी, प्लस उनमें अगर कोई बदलाव आ रहे हैं, अडेप्टेशंस हो रहे हैं, तो उनकी भी स्टडी आप कहां करेंगे? आप मॉर्फोलॉजी में कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए यहां पर ये आपकी स्टेम है, ये लीफ है, तो ये आपकी लीफ की एक्सिल पे बड पाया जा रहा है। लीफ की एक्सिल पे माने यहां पर समझ लीजिए आपने एक एक्सिस बना दी, जहां पे लीफ उग रहा है यहां पे आपने एक एक्सिस बना दी। तो इस लीफ की एक्सिल पे
इस लीफ की एक्सिस पे आपको एक बड देखने को मिलता है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड। जहां जहां से लीफ उग रहे होते हैं वहां वहां एक्सिलरी बड देखने को मिलते हैं। अब ये एक्सिलरी बड अपने आप को मॉडिफाई करके, अडेप्ट करके क्या बना लेता है, कांटा बना लेता है, एक थॉर्न बना लेता है। तो मेरे भाई क्या हुआ, यहां पर इस बड ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है ना, जी गुरुजी मॉडिफाई कर लिया है। तो यहां पर आपके किसी प्लांट पार्ट में मॉडिफिकेशन भी हो रही है, जो आपको बाहर से ही दिख जा रही है। कांटा जो है आप बाहर से ही देख सकते हो ना, तो इसको भी आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे। यानी सिंपल मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन हमने इस पूरी स्लाइड में क्रैक की है, और हमने ये जाना कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है। मॉर्फोलॉजी का गुरुजी सिंपल सा मतलब ये है कि जितने भी प्लांट पार्ट्स हैं जिनको आप बाहर से देख सकते हो, एक प्लांट को जड़ से उखाड़ लो और देखो कि आप क्या क्या देख सकते हो बाहर से। क्या आप एक प्लांट को जड़ से उखाड़ोगे, कंप्लीट प्लांट को, एक पौधा अगर आपने उखाड़ लिया तो क्या उसकी रूट देख पाओगे, देख पाएंगे। क्या उसके स्टेम देख पाओगे, देख पाएंगे। क्या उसके पत्ते देख पाओगे, देख पाएंगे। उस पर फूल है तो देख पाओगे, देख पाएंगे। उसमें फ्रूट है तो देख पाओगे, देख पाएंगे। फ्रूट के अंदर सीड को भी आप आराम से देख सकते हो, बिल्कुल देख पाएंगे। तो ये 6 चीजें हमें पढ़नी होती हैं, प्लस इनमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन हो रही है तो ये भी आपको पढ़नी होती हैं। इतना हमारा मेन काम है जो हमें इस चैप्टर में मॉर्फोलॉजी में करना होता है। सो वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द वेरी फर्स्ट ऑर्गन, दैट इज रूट। तो हम रूट से अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देना चाहता हूं जहां ऑलमोस्ट सारी की सारी डिटेल्स है सारे प्लांट पार्ट्स के बारे में। अगर आपने ये एक डायग्राम एकदम कंठस्थ कर लिया, यानी बढ़िया तरीके से अगर आपने इस डायग्राम को समझ लिया, जो कि समझने लायक भी है, मैं समझा दूंगा। अगर आपने ये बढ़िया तरीके से जान लिया तो आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, वो समझ लीजिए आपको 50-50% सीधा क्रैक हो जाएंगे इस एक स्लाइड से। यानी जस्ट आफ्टर रीडिंग दिस वन स्लाइड आपके बाकी आगे आने वाले टॉपिक्स ऑटोमेटिकली आधे आधे कंप्लीट हो जाते हैं। इतनी ज्यादा पावरफुल स्लाइड है। अब समझिए, यहां पर आपके दादाजी की हाईवे वाली जमीन है जो उन्होंने बेच मारी थी। ये है आपकी दादाजी की जमीन। दादाजी की जमीन के नीचे जो पार्ट है, क्या मैं इसे रूट सिस्टम कहता हूं? गुरुजी आप इसे रूट सिस्टम कहते हैं। जस्ट आपका मेन जो रूट निकल रही है, सबसे मोटी, सबसे बीच में जो पाई जा रही है, लंबी सी रूट, गहरी सी रूट, सबसे मेन जो रूट निकलती है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट। यह सीधा रेडिकल से अराइज होती है। आपको पता है एक सीड जो है उसमें एम्ब्रियो होता है। सीड जो है, समझ लीजिए मेरे पास एक बीज है, उस बीज को जब मैं जमीन में बोता हूं तो उस बीज में क्या क्या है गुरुजी? एम्ब्रियो है, जिससे आगे आने वाला नया प्लांट तैयार होगा। एम्ब्रियो से ही पूरा प्लांट बनेगा, बिल्कुल हम भी ऐसे ही तैयार हुए थे भाई। हमारा एक सेल है जाइगोट, वो जाइगोट डिवाइड करता है करता है करता है करता है, एम्ब्रियो बना लेता है, और उस एम्ब्रियो से ही फिर हमारी पूरी बॉडी तैयार होती है। सिमिलरली प्लांट्स में भी आपका जो जाइगोट है, इसने डिवाइड कर करके एम्ब्रियो बनाया, सेल्स का गुच्छा बनाया, और अब वो एम्ब्रियो नया प्लांट बनाएगा। तो सीड में एक आपका एम्ब्रियो है जो कि नया प्लांट बनाएगा, और खाने पीने का मटेरियल है। सीड जब मैंने बोया जमीन में, तो पहले दिन पे ही वो सीड जो है खाना तो नहीं बनाने लगेगा। खाना बनाने के लिए लीफ चाहिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए लीफ चाहिए। अब ये जो आपका सीड है, इसके पास लीफ तो है नहीं। जब ये जरा सा अंकुरित होगा तो इसमें लीफ नहीं है, ये खाना नहीं बना पाएगा। तो कुछ दिन का इसे स्टोरेज मटेरियल चाहिए होता है। तो ये जो बीज होते हैं, इन बीजों में पहले से स्टोर्ड फूड मटेरियल भी होगा एंड एम्ब्रियो भी होगा। तो ये एम्ब्रियो क्या करेगा? इस स्टोर्ड मटेरियल को खा खा के ग्रो करता रहेगा। जब ये थोड़ा बहुत ग्रो कर जाएगा, इसकी पत्तियां फोटोसिंथेसाइज करने लग जाएंगी, एंड ऑटोमेटिकली फिर ये प्लांट इंडिपेंडेंट हो जाएगा, खुद से खाना बनाने लग जाएगा। यानी कि ये जो आपका एम्ब्रियो था, इसमें दो पार्ट थे। एक पार्ट है आर फॉर रेडिकल, आर से स्टार्ट होने वाला रेडिकल जो रूट सिस्टम बनाता है, और दूसरा है प्लूम्यूल जो शूट सिस्टम बनाता है, ऊपर की सारी चीजें बनाता है। तो जो आर फॉर रेडिकल है, उस रेडिकल से डायरेक्टली जो आपकी सबसे मोटी रूट निकली, मोटी लंबी गहरी रूट निकली, सबसे मेन जो दिखाई दे रही है, इस मेन रूट को हम लोग कहते हैं प्राइमरी रूट। इस प्राइमरी रूट की जो ब्रांचेस निकली, इस प्राइमरी रूट से डायरेक्टली जो ब्रांचेस निकल रही हैं, इनको हमने क्या बोला? सेकेंडरी रूट। और इस सेकेंडरी रूट से भी जो ब्रांचेस निकल रही हैं, सेकेंडरी रूट से भी जो ब्रांचेस निकल रही हैं, इसको हम लोगों ने क्या बोला? इसको हम लोगों ने बोला टर्शियरी रूट। तो प्राइमरी रूट आपकी एकदम बीचों बीच है, प्राइमरी रूट आपकी एकदम बीचों बीच है, और सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट इसके साइड्स में निकल रही हैं, साइड्स में निकल रही हैं, यानी लिटरली निकल रही हैं। तो ये जो सेकेंडरी और टर्शियरी हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ब्रांचेस ऑफ प्राइमरी रूट, या फिर आप कह देते हैं कि ये लिटरल दिशा में निकलने वाली रूट्स हैं। ठीक है, इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम यानी जहां पर एक मोटी सी रूट है जो कि एकदम सेंटर पे पाई जा रही है, फिर उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स बनाती हैं। इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? टैप रूट सिस्टम कहते हैं। करेक्ट, टैप रूट सिस्टम कहते हैं।
जो कि अगली स्लाइड में मैं आपको टाइप्स ऑफ रूट बताऊंगा तो बताऊंगा भी, लेकिन यहां मैंने बताया कि डायरेक्टली जो आपका रेडिकल है उससे निकल रही है प्राइमरी रूट की ब्रांचेस हैं आपकी सेकेंडरी रूट, एंड सेकेंडरी रूट की भी फर्दर जो ब्रांचेस हैं इसे हमने कहा टर्शरी रूट। इन सारी रूट्स को मिला करके ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसको हम मिला करके क्या कहते हैं, टैप रूट सिस्टम कह देते हैं, टैप रूट सिस्टम कह देते हैं। करेक्ट, एकदम करेक्ट है सर। अब मेरे भाई गौर से देखिए, ये जो जमीन के नीचे वाला पार्ट है, इफ दिस इज द ग्राउंड लेवल, ये जमीन वाला लेवल है, इसके नीचे का जो पार्ट है इसको हमने रूट सिस्टम कह दिया, बिल्कुल रूट सिस्टम कह दिया। ये आपका आर फॉर रेडिकल से अराइज होती है, आर फॉर रूट, ये अंडरग्राउंड पार्ट है, जमीन के नीचे होता है, तो इसे हमने कहा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। जियो यानी अर्थ, जियोग्राफी इज अ सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ, तो अर्थ की तरफ जाती है रूट, जमीन के अंदर घुसती चली जा रही है, धंसती चली जा रही है, जमीन की तरफ जा रही है रूट, तो इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ये पॉजिटिवली धरती की दिशा में जा रही है, सूरज से उल्टी जा रही है, सूरज ऊपर की साइड है, रूट नीचे घुसी जा रही है, तो सूरज से अपोजिट दिशा में जा रही है, तो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। फोटो यानी सन से उल्टी दिशा में जा रही है तो इसे कहा नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, लेकिन धरती की तरफ घुसी जा रही है तो इसे कहा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ये आपका क्या हुआ, ये आपका रूट सिस्टम हुआ। एक और बार समझिए, यह आपका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के नीचे जो चीजें होंगी उसे रूट सिस्टम कहेंगे। यहां मैंने टैप रूट सिस्टम बनाया है, तो आपका एम्ब्रियो का जो रेडिकल होगा इससे निकलेगी प्राइमरी रूट की ब्रांचेस सेकेंडरी रूट, एंड सेकेंडरी रूट की ब्रांचेस हो जाएंगी आपकी टर्शरी रूट। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसे हमने क्या कहा, इसे हमने टैप रूट सिस्टम कह दिया, इसे हमने टैप रूट सिस्टम कह दिया। ठीक है, ऊपर जो आपको चीज देखने को मिलेगी, ग्राउंड लेवल के ऊपर जो आपको चीज देखने को मिलेगी ये है शूट सिस्टम। तो आर फॉर रेडिकल से रूट सिस्टम बना, नीचे अंडरग्राउंड पार्ट, प्लूम्यूल से बनेगा शूट सिस्टम। तो ये जो ऊपर का शूट सिस्टम है ये किससे बनेगा, ये आपका प्लूम्यूल से बनेगा, और ये अपर ग्राउंड पार्ट होगा, ग्राउंड के ऊपर का पार्ट होगा। तो आपका सूरज की तरफ ग्रो कर रहा है, सूरज की तरफ जा रहा है, सूरज भी ऊपर, स्टेम भी ऊपर जा रही है, शूट भी ऊपर जा रही है, तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। धरती नीचे खींचती है आपकी चीजों को, ये ऊपर जा रही है धरती के अपोजिट, तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। रूट धरती की तरफ जा रही थी, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, शूट धरती से अपोजिट जा रही है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। शूट सन की तरफ जा रही है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, रूट सन के अपोजिट जा रही है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। जस्ट उल्टा करके याद कर सकते हो। अब ये जो शूट सिस्टम है, इस शूट सिस्टम में क्या होगा, सबसे पहले तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी, लंबी सी मेन चीज जो आपको देखने को मिलेगी ये क्या है, आपकी स्टेम है। ये आपकी क्या है, स्टेम है। और जब भी कोई प्लांट नया नया तैयार होता है तो उसकी स्टेम क्या होती है, हरी भरी होती है। शुरू में जब भी कोई नया नया आपका प्लांट तैयार होता है, अगर वो प्लांट मैच्योर हो गया है तो उस पर लकड़ी का तना आ जाता है और डार्क ब्राउन या वुडी आपकी स्टेम हो जाती है। वुडी यानी लकड़ी की डार्क ब्राउन कलर का तना आ जाता है, लेकिन पहले वो तना आपका हरा भरा हर्बेशियस सा रहता है, पतला सा रहता है, डेलिकेट सा रहता है, नाजुक सा रहता है। तो आपकी स्टेम के बारे में ये पॉइंट हम बचपन से जानते हैं, सबने जीवन में एक आधा पौधा तो देखा होगा, उससे भी आपको ये पॉइंट याद हो जाएगा। अब मेरे दोस्त, ये जो स्टेम होती है इस पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां से पत्तियां निकल रही होती हैं, जो लाल लाल कलर के पॉइंट्स मैं बना रहा हूं, जहां से पत्तियां निकल रही होती हैं, इन पॉइंट्स को आप कहते हैं नोड्स। इन पॉइंट्स को आप कहते हैं नोड्स। तो ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। दो सबसे करीबी नोड के बीच का जो डिस्टेंस है इसे का इंटर नोड। इंटर यानी बीच में, किसके बीच में, दो नोड्स के बीच में। ये भी इंटर नोड, ये भी इंटर नोड, ये भी इंटर नोड, ये भी इंटर नोड, इसे हमने क्या कह दिया, इंटर नोड कह दिया। ठीक है, इसे हमने क्या कह दिया, इंटर नोड कह दिया। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर आपका फ्रूट भी हो सकता है और फ्रूट के अंदर आपको सीड भी देखने को मिल सकता है, और ऊपर आपका फूल भी हो सकता है, फ्लावर भी हो सकता है। ये भी हम लोगों ने देख लिया। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की हम बात करेंगे। जैसे समझ लीजिए, ये आपका ये जो नोड है इससे पत्ती निकलती है, नोड है इससे पत्ती निकलती है, नोड है इससे पत्ती निकली, नोड से पत्ती निकली, नोड से पत्ती निकली। अब ये जो पत्ती निकल रही है, यहां एक इमेजिनरी एक्सिस आप बना सकते हैं। ये पत्ती जो है आपका, अगर स्टेम बीचों बीच है, ये पत्तियां लेटरल यानी साइड्स में उग रही हैं, तो यहां एक इमेजिनरी एक्सिस बना लीजिए, ये वाली इमेजिनरी एक्सिस बना लीजिए, ये वाली कि एक एक्सिस है जहां से आपकी पत्ती निकल रही। तो इस एक्सिस पे एक बड पाया जाएगा, जिस पॉइंट से पत्ती निकल रही है ना, यहां एक बड पाया जाएगा। ये ऑरेंज कलर का जो हमने बना रखा है, इस एक्सिस पे जहां से लीफ उग रही है, इस एक्सिल पे बड पाया जाएगा। इसे एक्सिलरी बड कहा जाता है। तो ये एक्सिलरी बड जो है ये नंबर्स में मल्टीपल होते हैं, क्योंकि मेरे भाई एक स्टेम है, बहुत बड़ी स्टेम है,
उस स्टेम से खूब सारे पत्ते निकल रहे होंगे अलग अलग नोड से, जहां जहां से पत्ते निकल रहे होंगे वहां एक्सिलरी बड देखने को मिलेगा। तो एक्सिलरी बड मल्टीपल होते हैं। लेकिन मेरे दोस्त राजा वाली मेंटालिटी, राजा वाली गद्दी जो है एक ही होती है। तो सबसे ऊपर जो बड पाया जाता है, सबसे टॉप पे, उसे टर्मिनल बड, एकदम टर्मिनस पे पाया जा रहा है या एकदम एपेक्स पे, चोटी पे पाया जा रहा है, तो इसे एपिकल बड कहते हैं। एकदम एपेक्स पे यानी एकदम शिखर पे, टॉप पे, तो इसे क्या कहा? एपिकल बड कहा। यह आपका क्या कह दिया? टर्मिनल बड कह दिया, जो कि सिंगल है भाई, राजा एक ही होता है। लेकिन मेरे दोस्त ये जो आपके एक्सिलरी बड हैं, ये आपकी लीफ के एक्सिल पे पाए जाएंगे, प्रेजेंट ऑन द एक्सिल ऑफ लीफ। तो मेरे भाई ये मल्टीपल होते हैं, नंबर में बहुत सारे होते हैं। और बाद में ये जो बड है आगे चल के आपके क्या कर सकते हैं? ब्रांचेस वगैरह भी बना सकते हैं। तो ब्रांचेस कहां से तैयार होंगी? इसी एक्सिलरी बड से तैयार हो रही होंगी। ये भी हमने देखा, ये भी हमने जाना। अब मेरे दोस्त ये जो स्टेम है, इसके नोड्स से पत्तियां भी निकल रही होंगी। तो पत्तियां कैसी होती हैं? फ्लैट होती हैं। जैसे समझ लीजिए ये आपका एक पेपर है, तो ये पेपर फ्लैट है, यानी इसकी चौड़ाई ज्यादा है, मोटाई एकदम कम है। इसे हम कहते हैं लमाइना। ये जो पत्ता है ना, या इसे कह लीजिए पेपर है, इसे भी लमाइना ही कहते हैं। लमाइना मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो लेकिन थिकनेस बहुत कम हो। अब इस पेपर की थिकनेस इतनी कम है कि इतना मोटा अगर मुझे इस पेपर के बंडल को बनाना है तो हजारों पेपर्स रखने होंगे, तब इतना मोटा आपका एक बंडल बनेगा। ये एक पेपर बहुत पतला है लेकिन इसका एरिया अच्छा खासा है, इट्स कॉल्ड लमाइना। तो सिमिलरली लीफ का भी जो सबसे चौड़ा पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? लमाइना कहते हैं। तो ये फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, पतला सा। एक्सपेंडेड, फैला हुआ, यानी सरफेस एरिया खूब ज्यादा है। ग्रीन यानी फोटोसिंथेटिक होगा, हरे कलर का होगा, तो मेन काम इसका फोटोसिंथेसिस है। ग्रीन का मतलब बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस ही होता है। एंड लिटरल स्ट्रक्चर है, लिटरल यानी साइड्स से निकल रहे हैं, तो ये एक्रोपेटल ऑर्डर में ग्रो करते हैं। एक्रोपेटल ऑर्डर में ग्रो करते हैं। एक्रोपेटल माने जब भी आप बचपन में ड्राइंग बनाते हो किसी भी पत्ते की, तो आप ऐसी ड्राइंग बनाते हो, नीचे बड़ा पत्ता, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो यंगेस्ट पत्ता हमेशा आप टिप पे बनाते हो, और सबसे बड़ा पत्ता जो है ये आप बेस पे बनाते हो, सबसे पुराना पत्ता। तो ऊपर और छोटे 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 पत्ते आते रहेंगे, इसे एक्रोपेटल सक्सेशन कहा जाता है। बेसिपेटल सक्सेशन भी होती है, कि जो आप आगे चल के पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। बेसिपेटल सक्सेशन मतलब जब आपका सबसे यंगेस्ट पत्ता बेस पे हो तो बेसिपेटल, यंग पत्ता अगर सबसे टिप पे है तो एक्रोपेटल सक्सेशन इसे कहा जाता है। यह आपकी कुछ नॉर्मल चुटुर पुटुर बातें थी जो हमने यहां पर देखी, हमने यहां पर जानी। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, आराम से उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेगा। समझ लीजिए मुझे अपने अंदर, मैं एक प्लांट हूं, मुझे अपने अंदर कांटे बनाने हैं फॉर माय प्रोटेक्शन। मैं नहीं चाहता कि कोई भी गाय भैंस जो है मुझे आकर के खा जाए, कोई भी भेड़ बकरी मुझे आकर के खा जाए। मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए कांटे बनाने हैं। तो कांटे बनते हैं बर्ड्स से। अब मैं कौन से बर्ड को कांटे में कन्वर्ट करूं? एक्सिलरी बर्ड्स को या टर्मिनल बर्ड को? सर सिंपल सी बात है, अगर आपको कांटे बनाने हैं तो आप चाहोगे हर जगह से कांटे निकले। सिर्फ टॉप पे एक कांटा है तो मुझे नीचे से भी कोई कुतर के जा सकता है। एक कांटा नहीं चाहिए, मुझे मल्टीपल कांटे चाहिए, तो मैं एक्सिलरी बर्ड से कांटे बनाऊंगा। समझ लीजिए मैं एक प्लांट हूं जिसको सपोर्ट चाहिए, जिसे बेल तैयार करनी है। तो अब अगर मुझे बेल तैयार करनी है तो बेल भी मुझे मल्टीपल चाहिए, जिससे मुझे बेहतर सपोर्ट मिल सके। एंड दैट्स व्हाई आई विल कन्वर्ट दिस एक्सिलरी बर्ड्स इनटू अ टेंड्रिल, इनटू अ बेल। मेरे को सिर्फ एक बेल से काम नहीं चलेगा, तो मैं टर्मिनल बर्ड को कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं एक्सिलरी बर्ड को ही कन्वर्ट करूंगा। तो ये जो एक्सिलरी बर्ड होते हैं, दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू थॉर्न यानी कांटा, एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स आल्सो, जब हमें मॉडिफिकेशन करनी होती है इनकी। टर्मिनल बर्ड जो है उसका काम ये नहीं है, क्योंकि एक कांटा अगर बना भी लेगा वो, या एक अगर टेंड्रिल बना भी लेगा, तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। इसीलिए आपके ये जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं, मल्टीपल बर्ड्स, ये आपके काम आ रहे होते हैं वहां पर, उस केस में। ठीक है जी, बढ़िया। अब हम अलग अलग प्रकार की रूट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले टैप रूट सिस्टम, जो कि अभी हम लोगों ने देखी ही थी पिछली स्लाइड के अंदर। टैप रूट सिस्टम मतलब भाई सबसे मेन जो रूट है, जो डायरेक्टली आपकी रेडिकल से निकल रही होगी, प्राइमरी रूट जो डायरेक्टली फ्रॉम रेडिकल निकलती है, इसे प्राइमरी रूट कहा। इस प्राइमरी रूट से फिर आपकी ब्रांचेस निकली। ये जो ब्रांचेस निकली इन्हें क्या कह दिया हमने? सेकेंडरी रूट कह दिया। और सेकेंडरी रूट की भी जो ब्रांचेस निकली इन्हें हमने टर्शरी रूट कह दिया। तो सेकेंडरी रूट भी है, टर्शरी रूट भी है। और ये सेकेंडरी और टर्शरी रूट जो है ये आपकी साइड्स में निकल रहे हैं, तो इन्हें लेटरल ब्रांचेस हम लोगों ने कह दिया, प्राइमरी रूट की ही ब्रांचेस कह दिया। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस सब को मिलाकर के हमने क्या कह दिया? इसे टैप रूट सिस्टम कह दिया, जो कि यूजुअली डाइकॉट्स में देखने को मिलती है, डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलती है, जैसे कि मस्टर्ड के अंदर। तो आपके पूरे सिलेबस में
पहले एक फैमिली हुआ करती थी जिसका नाम है लिलिएसी, लिली फ्लावर की फैमिली। वो आपकी मोनोकॉट की इकलौती फैमिली थी। अब आपके सिलेबस में एक ही मोनोकॉट की फैमिली है जो है पोएसी, जो आप लिविंग वर्ल्ड में पढ़ के आए हैं। पोएसी, पोएल्स, गेहूं की फैमिली, बाजरे की फैमिली, मक्के की फैमिली, ये जो है पोएसी। तो ये जो पोएसी है मेरे भाई, जिसमें कई सारे अनाज आते हैं आपके, सिर्फ यही एक मोनोकॉट फैमिली है आपके सिलेबस में, राइट। तो मेरे दोस्त, अदर देन दैट आपके सिलेबस में जितनी भी फैमिलीज आप पढ़ेंगे, जैसे कि मस्टर्ड की फैमिली है, ये आपकी क्या हो जाएगी, डाइकॉट। तो डाइकॉट में यूजुअली ज्यादातर आपको टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। फाइब्रस रूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो फाइब्रस रूट में क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है बहुत सारे फाइबर्स होंगे, बहुत सारे फाइबर्स होंगे। तो इन प्लांट्स में क्या होता है, पहले आपकी जो ये मेन रूट है, प्राइमरी रूट, रेडिकल से प्राइमरी रूट निकली, जो प्राइमरी रूट है ये शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कुछ टाइम बाद जो है ये गायब हो जाती है। एंड इस रूट की जगह कई सारे छोटे 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 फाइबर आ जाते हैं, और गहराई में नहीं जाती प्राइमरी रूट, बल्कि इसकी जगह छोटे छोटे फाइबर्स आके इसकी जगह ले लेते हैं। तो इसे फाइबरस रूट कहा जाता है। इट गॉट कन्वर्टेड इनटू फाइबर्स, फाइबर्स बन जाते हैं यहां पर। तो आपको यहां पर फाइबर्स अराइज होते हुए दिखाई देते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। ये अगर स्टेम का बेस है तो इससे छोटे 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 फाइबर्स आके यहां पर तैयार हो जाते हैं। ये आपको मोनोकॉट में देखने को मिलेगी, जैसे वीट के अंदर। तो वीट आपका किसका मेंबर है, फैमिली पोएसी का मेंबर है। यस, पोएसी का मेंबर है। तो यहां आपको यूजुअली कौन सी देखने को मिलेगी, फाइब्रस रूट देखने को मिलेगी। तो मेरे भाई, अगर आपका एक प्लांट है ना, वो प्लांट आपने तैयार किया, रेडिकल से रूट सिस्टम बनना शुरू हुआ। सबसे पहले जो मेन रूट बनेगी इसे हम टैप रूट कहेंगे, प्राइमरी रूट कहेंगे, बल्कि प्राइमरी रूट की जो ब्रांचेस हैं उसे सेकेंडरी और टर्शियरी रूट कहेंगे। पूरा टैप रूट सिस्टम होता है। अगर आपकी प्राइमरी रूट बहुत शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम टाइम के लिए सर्वाइव करती है, वो अपनी जगह कई सारे फाइबर्स छोड़ जाएगी, एंड इसे फाइब्रस रूट कहेंगे, जो मोनोकॉट की पहचान है। टैप रूट ज्यादातर डाइकॉट्स में, और आपका फाइब्रस रूट ज्यादातर मोनोकॉट्स में। इसके अलावा होती है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस मतलब किसी और जगह से उगने वाली, क्योंकि रूट कौन बनाता है, रेडिकल बनाता है। अब समझ लो, रेडिकल के अलावा कोई और आपका पार्ट है जो कि आपकी रूट बना रहा है, उसे एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। सो हियर रूट अराइज फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा किसी पार्ट से अगर रूट निकल रही है तो इसे एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। जैसे आप बरगद के पेड़ का एग्जांपल ले सकते हैं, वहां आपकी अलग अलग जो ब्रांचेस हैं उनसे रूट गिर रही होती हैं जमीन पे, जो कि आपके पिलर्स की तरह काम कर रही होती हैं, खंभों की तरह काम कर रही होती हैं। तो एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं बरगद के पेड़ को, क्योंकि ये पेड़ बहुत भारी होता है, बहुत ही बड़ा होता है। तो इसे एडिशनल सपोर्ट देने के लिए आपकी ये रूट्स आती हैं, जिन्हें पिलर रूट्स या प्रॉप रूट्स कहा जाता है, जिनको पकड़ के आप झूल भी सकते हो, बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो प्रॉप रूट्स इन्हें कहा जाता है ना, जो कि आपकी स्टेम से नीचे की साइड ड्रॉप हो रही होती हैं और जमीन को छू रही होती हैं एडिशनल सपोर्ट के लिए। तो बनियान ट्री में, कुछ ग्रासेस में एंड मॉन्स्टेरा में आपको क्या करने को मिलती है, देखने को मिलती है, एडवेंटिशियस रूट्स देखने को मिल रही होती है। तो बनियान ट्री जो हमने यहां देखा, बरगद का पेड़, इसके अलावा ग्रासेस में, कुछ ग्रासेस में, इन सम ग्रासेस आपको एडिशनली उनके जो रेडिकल के अलावा कुछ पार्ट है वहां से रूट लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, एंड मॉन्स्टेरा नाम के प्लांट में भी। तो तीन आपके यहां एडवेंटिशियस रूट के एग्जांपल्स हैं, और भी हैं जो मैं आपको अभी धीरे धीरे बताता जाऊंगा। अभी के लिए आपका ये मान के चलिए, टैप रूट ज्यादातर डाइकॉट्स में, फाइब्रस रूट ज्यादातर मोनोकॉट्स में, एंड एडवेंटिशियस रूट जो रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से अराइज हो रही होती है, जैसे बनियान ट्री में, ग्रासेस में एंड मॉन्स्टेरा में, ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ रूट, जो कि बहुत जनरल बातें, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको पहले से ना पता हो। मैं आपको एक और बार समझा दूंगा बढ़िया तरीके से। फंक्शंस ऑफ रूट। अब बचपन से अभी तक हमने कई सारे प्लांट्स को देख लिया है। अब उन प्लांट्स में रूट का क्या फंक्शन होता होगा ये भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया है ही। जस्ट इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं। भाई, रूट का काम क्या है? रूट का काम है किसी भी पेड़ को जमीन से अटैच करने का, उसे एक जगह पर चिपका के रखने का। तो इसका काम है एनकरेजमेंट का। एनकरेजमेंट मतलब अटैच करने का। तो ये प्लांट को मिट्टी से अटैच करता है, पहली बात। दूसरा, मिट्टी से अटैच कर रहा है तो मिट्टी से आपके वाटर और मिनरल्स जो हैं, जिन्हें न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, ये भी आपका एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा? रूट करेगा। ये भी हम पहले से जानते हैं। फूड सेंट बाय लीव्स कैन बी स्टोर्ड इन रूट एंड स्टेम। तो स्टेम का भी एक काम हमें पता लग गया। जब हम आगे स्टेम पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज काम आ रही होगी कि स्टेम में भी फूड स्टोर हो सकता है। भाई समझ लीजिए, ये आपकी पत्ती है, ये आपकी पत्ती है, ये आपकी पत्ती हुई, इसके बाद आपकी स्टेम है, एंड नीचे की साइड क्या है? आपकी रूट है। लेट्स से नीचे की साइड क्या है? आपकी रूट है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर इस पत्ती ने खाना बनाया,
गुरुजी पत्ती खाना बनाती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करती है। खाना बना के ये जो है इस खाने को स्टेम को भी देगी और इस खाने को रूट को भी देगी। अगर ये स्टेम को खाना दे रही है तो स्टेम अपना खाना ले लेगी, कुछ एनर्जी जुटा लेगी और एक्स्ट्रा फूड जो होगा उसे स्टोर कर लेगी। सिमिलरली ये जो रूट है ये भी अपना खाना लेगी और एक्स्ट्रा जो खाना होगा इसे स्टोर कर लेगी। तो जो आपकी रूट है और स्टेम है ये खाना स्टोर भी कर सकती हैं। तो फूड स्टोरेज जो है ये इनका एक एडिशनल काम हो जाता है। इसके अलावा रूट और शूट की टिप जो है, रूट की टिप यानी रूट का एपेक्स, शूट की टिप यानी शूट का एपेक्स, ये आपके कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी प्लांट हार्मोन्स भी बनाते हैं। जैसे कि ऑक्सिन जो है ये प्लांट की रूट और शूट की टिप में बन रहा होता है। तो प्लांट की शूट टिप एंड रूट टिप जो है ये हार्मोन्स भी बनाती हैं। तो रूट की टिप का ये भी काम हो गया कि वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बनाएगी। यानी 3 काम तो बहुत लाजमी है। प्लांट को जमीन से अटैच करने का काम रूट का है, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने का काम रूट का है, कोई एडिशनल फूड अगर इसमें है तो वो स्टोर करने का काम रूट का है, एज वेल एज कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बनाने का काम भी रूट की टिप कर सकती है। अगर मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर ये जो रूट है ये अपने आप को मॉडिफाई कर ले, अपने स्ट्रक्चर में थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस ले आए एंड एनकरेजमेंट के अलावा या वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन के अलावा अगर कुछ काम करने लग जाए, अदर टास्क करने लग जाए, तो इसे हम कहेंगे इट इज मॉडिफाइड। यानी मेन काम इसका क्या है, रूट का मेन काम है जमीन से अटैच करना प्लांट को, एज वेल एज वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना, ये इसका मेन काम है। वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन इसका मेन काम है। अब समझ लो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना इसने कम कर दिया। पहले इसका 90% काम था कि ये वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करती थी, अब सिर्फ 5% काम ये रह गया है कि ये वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेगी। मेन काम जो है दूसरा ही बना के बैठ गई, फूड स्टोरेज का ही मेन काम कर दिया। पूरा जो है अपना मेन फोकस शिफ्ट कर दिया फूड स्टोरेज पे कि 95% अब मैं फूड स्टोरेज करूंगी, 4% ही वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन में मेरा रोल होगा। तो इसने अपने आप को शिफ्ट कर लिया है, अपने रोल को शिफ्ट कर लिया है, यानी अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है फॉर फूड स्टोरेज। इसे हम कहते हैं द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। जब ये अपने मेन काम को छोड़ के किसी और काम को अपना ले, इसका मतलब ये मॉडिफाई हो गई है। तो अलग अलग प्रकार की मॉडिफिकेशन आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। इन मॉडिफिकेशंस को अच्छे तरीके से देख लीजिए। जैसा मैंने आपको बताया स्टोरेज, तो ये फूड स्टोर कर सकती हैं। अब मेरे भाई अगर ये फूड स्टोर करेंगी तो अंडरग्राउंड रूट जो है ये आपकी कई बार मोटी मोटी हो जाती हैं, रेमोडी सूजा बन जाती हैं, सूज जाती हैं टू स्टोर फूड। कैसे, आराम से देखिए। जैसे टैप रूट है आपकी किसकी, कैरेट की यानी गाजर की, जो कि जमीन के अंदर से उखाड़ के आप निकालते हो, या टर्निप जो है आपकी शलगम, ये भी जो है मेरे दोस्त आपकी टैप रूट है जो कि फूड स्टोर करती है। तो आप जब गाजर खाते हो या शलगम खाते हो, आप क्या खा रहे हो, बेसिकली रूट खा रहे हो जिसमें फूड स्टोर हो रखा है। तो इनका मेन काम वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन से हटके फूड स्टोरेज का हो जाता है, इनको खाते हो आप। और एडवेंटिशियस रूट जो है ये आपको देखने को मिलेंगी एस्पेरेगस में, इसको भी आप खा सकते हो, एंड स्वीट पोटैटो में यानी शकरकंदी में भी। शकलकंदी नहीं बोल रहा हूं मेरे भाई, बुरा नहीं मानना है। यस, तो यहां पर एडवेंटिशियस रूट के एडिशनल एग्जांपल देखने को मिले, ऐड करते चले जाया करो जहां भी मिलते जुलते शब्द आपको मिलते हैं। एडवेंटिशियस रूट के 3 एग्जांपल मैंने आपको बताए थे अभी अभी पिछली से पिछली स्लाइड में, दैट इज बनियान ट्री, ग्रासेस, सम ग्रासेस एंड मॉन्स्टेरा। उसी में ऐड कर सकते हो एस्पेरेगस एंड स्वीट पोटैटो भी, जहां एडवेंटिशियस रूट फूड स्टोरेज का काम करती हैं, मॉडिफाइड भी हैं साथ साथ। एंड टैप रूट है कैरेट की और टर्निप की, जो कि फूड स्टोर कर रही होती है। तो फूड स्टोरेज में 4 एग्जांपल है, टैप रूट है गाजर की और शलगम की, एंड एडवेंटिशियस रूट है एस्पेरेगस की, एज वेल एज आपके स्वीट पोटैटो की। ये आपने देखा जहां फूड स्टोर कर रहे हैं रूट। फॉर सपोर्ट बनियान ट्री हमने सुना था। तो मेरे भाई प्रॉप रूट जो है या पिलर रूट जो है आपके बनियान ट्री की, ये आपको देखने को मिलती है सपोर्ट के लिए। या स्टिल्ट रूट हो सकती है आपके मेज में एंड शुगर केन में, यानी गन्ने में एंड मक्का में, जो कहां से निकल रही होती है, लोअर नोड से निकल रही होती है। अब मेरे भाई एक गन्ना जो है, समझ लीजिए आपके पास यहां पर एक गन्ना है, तो गन्ने में आपको ऐसे 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 ये पोरियां दिखाई देती हैं, फ्रेगमेंट्स दिखाई देते हैं, तो ये क्या है आपके नोड्स है। अब जो इस गन्ने का ये लंबा गन्ना खड़ा है, इसका जो लोअर नोड है मेरे भाई, ये जो सबसे नीचे वाले नोड्स होते हैं, इनसे निकल रही होती हैं कुछ रूट्स, जो कि इस गन्ने को क्या करती हैं, आपका सपोर्ट करती हैं। क्यों, जैसे आपने शादी ब्याह में तंबू देखे होंगे, तो शादी ब्याह के जो तंबू लगते हैं ना, उनमें भी रस्सियों को फंसा करके ऊपर ना कुछ खांचे होते हैं। एक लंबा सा जो है लोहे का रॉड है और मेरे भाई उसमें कुछ खांचे बने हुए हैं, उसमें आपकी रस्सी फंसा करके दोनों साइड से अटैच किया जाता है कि भाई ये जो आपका तंबू है, ये अगर आंधी वांधी आ जाए तो हिले ना, उड़ ना जाए, इसीलिए मेरे भाई उसमें जो है ये रस्सियां लगा दी जाती हैं। सिमिलरली ये पतला लंबा गन्ना है, ये कहीं मेरे भाई आपका चटक ना जाए, फसल जो है खराब ना हो जाए,
आंधी से, तो मेरे भाई ये जो है आपका नीचे रस्सी की तरह काम करती हैं आपकी रूट, जिन्हें स्टिल्ट रूट कहा जाता है। तो अगर इस साइड की हवा है तो नीचे की रूट जो है प्रोटेक्ट करेंगी, खींच के रखेंगे, नहीं भाई इस साइड नहीं जाना। इस साइड अगर हवा है, इस साइड की रूट प्रोटेक्ट कर लेंगे। आगे अगर आ रही है, पीछे की रूट प्रोटेक्ट कर लेंगी। पीछे अगर आ रहा है, आगे की रूट प्रोटेक्ट कर लेंगे कि नहीं भाई कहीं नहीं जाना है। तो एक गन्ना जो है ये आपका चटकता नहीं है, टूटता नहीं है। स्टिल्ट रूट इसको क्या कर रही होती हैं, सपोर्ट दे रही होती हैं। तो प्रॉप रूट बनियान ट्री में पहले से पता था, स्टिल्ट रूट आपके गन्ने में एज वेल एज मक्का में आपको देखने को मिल रही होती है। एंड सबसे स्पेशल टाइप ऑफ रूट जो कि है रेस्पिरेशन के लिए, यानी ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ऐसे इलाके जहां ऑक्सीजन काफी कम होती है, जैसे कि स्वैम्पी एरियाज जो कि कीचड़ वाले एरियाज हैं, मार्शी एरियाज जहां पे आपका ऑक्सीजन काफी कम है, कीचड़ वाले जो इलाके हैं जहां पे मिट्टी है, मिट्टी में काफी सारा सॉल्ट भरा हुआ है, तो वहां रूट अगर अंदर है तो बहुत अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगी। तो ये रूट जो है धरती का सीना चीर के बाहर निकल आती हैं। रूट जिसे जमीन के अंदर होना चाहिए था वो अब जमीन फाड़ के बाहर आ गई है, उसने अपनी मुंडी ऊपर उठा ली है जिससे कि वो अच्छी खासी ऑक्सीजन ले पाए। तो ये जो आपके राइजोफोरा नाम के प्लांट की रूट हैं ये ऊपर की साइड आ जाती है, इन्हें कहा जाता है न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स यानी रेस्पिरेटरी रूट्स। तो ये भी स्टेम की तरह पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, सन की तरफ आ जाती हैं, एंड जमीन को फाड़ के ऊपर की साइड आ गई हैं तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाती हैं। ये भी आपकी स्टेम जैसी। राइजोफोरा में न्यूमेटोफोर्स आपको देखने को मिलते हैं फॉर रेस्पिरेशन, उन इलाकों में जहां ऑक्सीजन कम है, कीचड़ वाले इलाकों में जहां सॉल्ट वगैरह मिट्टी में ज्यादा है, वहां आपका अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो फुचुक करके ये जो आपकी रूट्स हैं ये जमीन से बाहर निकल आती हैं। दिस इज मोडिफिकेशन ऑफ रूट। तो अलग अलग कामों के लिए, जैसे कि फूड स्टोरेज के लिए, सपोर्ट के लिए, एज वेल एज रेस्पिरेशन के लिए, रूट अपने आप को क्या कर सकती हैं, मॉडिफाई कर सकती है। अब मेरे दोस्त, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रीजन्स ऑफ रूट। एक रूट के 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स होते हैं, उन रीजन्स को समझना बहुत 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 जरूरी है। यह सेम टॉपिक आपका रिपीट होता है एक और चैप्टर में जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वहां पर भी सेम टॉपिक, सेम स्लाइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। आराम से देखिए, रूट के 3 रीजन है। पहला रीजन है ये, इसका नाम बाद में बताएंगे। दूसरा रीजन है ये, और तीसरा रीजन है ये 3 रीजन है। गुरुजी, जो 3 रीजन है, इसके अलावा ये जो आपको स्काई ब्लू कलर की टोपी दिखाई दे रही है, क्या है? ये सच में ही टोपी है। इसे कैप कहा जाता है, रूट की कैप कहा जाता है, रूट की कैप कहा जाता है। यहां पर जो पीलू पीलू सेल दिखाई दे रहे हैं, पीले पीले सेल दिखाई दे रहे हैं, ये है सेल्स ऑफ मेरिस्टम। ये है सेल्स ऑफ मेरिस्टम, यानी कि ऐसे सेल्स जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं। रूट के जितने भी सेल्स हैं वो यही वाले सेल्स तैयार कर रहे हैं। पूरी रूट तैयार करने की जिम्मेदारी इन्हीं सेल्स की है। इन्हें कहा जाता है रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स। रूट की एपेक्स, रूट एपिकल यानी रूट के एपिकल पार्ट पे पाए जाने वाले, रूट की टिप पे पाए जाने वाले मेरिस्टमेटिक सेल, मेरिस्टमेटिक मतलब सदाबहार डिवाइड करते रहने वाले सेल। तो ये हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, निरंतर डिवाइड करते रहते हैं, और इसीलिए प्लांट की ग्रोथ हमेशा होती रहती है। शूट की टिप पे भी शूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स पाए जाते हैं जो निरंतर डिवाइड करते रहते हैं, लगातार डिवाइड करते रहते हैं, इसलिए शूट की ग्रोथ भी हमेशा लगातार होती रहती है। यह हम लोगों ने देखा, करेक्ट। तो मेरे भाई ये है आपकी रूट कैप। रीजन ऑफ रूट का भाग नहीं है, रूट कैप है जो कि प्रोटेक्ट करती है मेरिस्टेमेटिक सेल को। तो ये रूट कैप है। तो ये आपका थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, एक थंब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटेक्ट करती है मेरिस्टेमेटिक सेल को। एज वेल एज ये जब मेरे भाई नीचे की साइड रूट ग्रो कर रही होती है ना सॉइल में, तो मेरे भाई सॉइल में सबसे पहला पार्ट जो घुसेगा वो होगा ये आपका रूट कैप। तो ये क्या करती है, बाकी सेल्स को छिलने से बचाती है, ये रास्ता तैयार करती है कि रूट जो है आपके जमीन में अंदर की साइड घुसती चली जाए। तो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रोटेक्शन करेगी, इसीलिए इसका नाम कैप है। एंड मेरे दोस्त ये सबसे नीचे जो है आपकी पाई जाएगी और जमीन में घुसती चली जाएगी। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। अब हमारा पहला पार्ट जो है रूट का, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे टिप पे पाया जाएगा, सबसे एपेक्स पे पाया जाएगा क्या, रूट एपिकल मेरिस्टम का रीजन। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इसको हमने कह दिया। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यानी यहां के सेल निरंतर लगातार डिवाइड करते रहेंगे। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। सर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, यहां के सेल्स क्या कर रहे होंगे? नाम है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, तो सेल लगातार डिवाइड करेंगे, बिल्कुल डिवाइड करेंगे। और ये रीजन काफी छोटा सा है,
तो इस छोटे से रीजन में आपको ठूस ठूस के सेल्स भरने पड़ेंगे जो कि पूरी प्लांट की रूट को तैयार कर पाए भविष्य में। तो इस छोटे से रीजन में बहुत सारे सेल अगर आपको ठूस ठूस के भरने हैं तो क्या इन सेल्स का साइज भी छोटा होगा? बिल्कुल छोटा होगा। तो यहां छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको ठूस ठूस के आपने छोटे से इलाके में भर दिया है। एक्टिविटी इनकी बहुत हाई होती है क्योंकि इनको निरंतर डिवाइड करना है। तो प्रोटोप्लाज्म इनमें डेंस होता है, यानी खाने पीने की चीजें इनमें बहुत सारी होती है क्योंकि लगातार डिवाइड करेंगे तो एनर्जी चाहिए। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन यानी आस पड़ोसियों से इनकी बातचीत अच्छी खासी है, आस पड़ोस के सेल्स से भी कनेक्टेड होंगे। सेल वॉल इनकी पतली होगी, रिजिड सेल वॉल नहीं होगी बहुत ज्यादा, अदरवाइज सेल डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अंबुजा सीमेंट की सेल वॉल होगी तो पतली सी सेल वॉल होगी जो आसानी से सेल्स को फुचुक करके डिवाइड करवा देगी। और एक्टिव न्यूक्लियस होता है, बड़ा न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, जिससे कि ये सेल्स लगातार डिवाइड कर सके। तो ये सेल लगातार डिवाइड करते रहेंगे, नए सेल्स बनाते रहेंगे और रूट में ऐड करते रहेंगे। भाई कैप की साइड या सॉइल की साइड थोड़ी ऐड करेंगे, ऊपर की साइड नए सेल्स ऐड करते जाएंगे। अब ये जो नए नए सेल्स बन रहे हैं ये लंबे हो जाते हैं, पहले लंबे हैं री भाई, लंबे, मेरी जान कसम है लंबे हो जाते हैं ये। तो यहां पर लंबे लंबे खंबे खंबे जैसे ये सेल्स हो गए। तो यहां पर क्या हुआ, प्लांट की रूट की लेंथ बढ़ गई क्योंकि सेल्स भी यहां लंबे लंबे होते जा रहे हैं। इसे कहा जाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, लॉन्ग हो गई है यानी लेंथ बढ़ गई है आपकी इस प्लांट की रूट की। यहां वैक्यूलेशन भी हो जाती है। वैक्यूलेशन होती है मतलब वैक्यूल आपके बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक प्लांट सेल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करता है। एक प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो बहुत बड़ा होता है। एक प्लांट सेल का 90% भाग तक वो घेर के बैठा हो सकता है। तो अगर कोई प्लांट सेल लंबा हो रहा है तो उसके अंदर का वैक्यूल भी आपका खिंच करके लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो वैक्यूलेशन आपको यहां पर देखने को मिलती है। करेक्ट। उसके बाद ये जो सेल है और ऊपर पहुंच जाते हैं और पहुंच जाते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन में, यानी अब सेल्स जो है मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैच्योर हो जाएंगे मतलब एक्चुअल में वो सेल्स बन जाएंगे जो अलग अलग काम कर रहे हो। भाई प्लांट में सारे सेल्स एक जैसे काम थोड़ी करते हैं, रूट में भी अलग अलग टाइप के सेल्स चाहिए। जाइलम है तो उसमें ट्रैकिड भी चाहिए, वेसल भी चाहिए, जाइलम फाइबर भी चाहिए, जाइलम पेरेन्काइमा भी चाहिए। फ्लोएम है तो उसमें कंपेनियन सेल भी चाहिए, सीव ट्यूब भी चाहिए, फ्लोएम पेरेन्काइमा भी चाहिए, फ्लोएम फाइबर भी चाहिए, आपके गोल मटोल अलग अलग प्रकार के सेल्स भी चाहिए फूड स्टोर करने के लिए। देयर आर मेनी मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल जो आप तैयार करते हो। अब आपने पहले सेल्स तैयार किए, डिवाइड किए, नए नए सेल्स बने, उनको लंबा कर दिया, वैक्यूल का साइज बढ़ा दिया। अब इन्हें हम मैच्योर करा देंगे, यानी किसी को ट्रैकिड बना देंगे, किसी को वेसल बना देंगे। इनमें मॉडिफिकेशंस होंगी, इन्हें हम मैच्योर कर देंगे। हर सेल को उसका काम धंधा पकड़ा देंगे, इन्हें मैच्योर कर देंगे। तो सेल वॉल मॉडिफाई हो जाएगी। किसी सेल में मोटी सेल वॉल होती है, किसी सेल में पतली सेल वॉल होती है, किसी में सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, किसी में लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है। कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं, जैसे फाइबर है, जैसे आपका ट्रैकिड है, वेसल है, इनमें लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है। तो सेल वॉल में जितनी मॉडिफिकेशन करनी है ये कर दी। न्यू सेल्स डिफरेंशिएट हो गए, नाम ही है डिफरेंशिएट, तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बन गए, अपने आप को इन्होंने चेंज कर लिया है और अलग अलग टास्क करने लग पड़े हैं। यह है आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन की एक खास बात है कि यहां रूट हेयर मिलते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन में नहीं मिलते, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में नहीं मिलते। यह बात आप आसानी से रिलेट कर सकते हो। जब आप भी मैच्योर हो जाते हो तो आपके फेशियल हेयर्स बढ़ जाते हैं, एक्सियल हेयर बढ़ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव एरिना में प्यूबिक हेयर बढ़ जाते हैं। तो आप में भी हेयर्स जो है उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा प्रोपेंसिव हो जाती है जब आप मैच्योर होते हो। सिमिलरली प्लांट में भी रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपको खूब सारे रूट हेयर देखने को मिलेंगे जो कि सरफेस एरिया बढ़ाएंगे रूट का। तो वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन आपका ज्यादा हो जाएगा सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से। तो यहां पर आपके एपिडर्मल सेल्स जो होंगे, सबसे आउटर लेयर जो बना रहे होंगे, इनकी ग्रोथ हो जाएगी और इनसे आपके रूट हेयर बनना शुरू हो जाएंगे। अब अगर हम रूट को देखें, लेट से ये एक रूट है। अब अगर मैं इस रूट को देखूं तो ये पार्ट जो है ये प्लांट के सबसे पास है और ये पार्ट जो है रूट कैप ये सबसे दूर है। ये सबसे दूर ही जाता जा रहा है, प्लांट का सबसे एंड वाला पार्ट है। रूट का ये वाला पार्ट जो है ये स्टेम वगैरह से कनेक्ट होगा, ये वाला सबसे दूर है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो दिस इज द मोस्ट दूर वाला पार्ट एंड ये रूट का सबसे पास वाला पार्ट है जो प्लांट के और पार्ट से भी अटैच है, स्टेम वगैरह से अटैच है। तो जो दूर वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं डिस्टल, दूर डिस्टल, डी फॉर दूर, डी फॉर डिस्टल। जो पास वाला पार्ट है इसे कहते हैं पी फॉर पास, पी फॉर प्रॉक्सिमल। तो ये वाला पार्ट आपका प्रॉक्सिमल है, स्टेम वगैरह से जुड़ा हुआ है, और ये वाला पार्ट आपका दूर है, डी फॉर डिस्टल है, डी फॉर आपका डिस्टल है। करेक्ट। तो पी फॉर पास है प्रॉक्सिमल, डी फॉर दूर है आपका डिस्टल, है ना। तो यहां पे क्या हुआ आपका, आप कहां से आ रहे हो, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल पार्ट पे आ रहे हो। यहां पे प्रॉक्सिमल पास वाले से
सबसे दूर वाले पार्ट पे आ रहे हो, एरो की दिशा ये है, तो आप प्रॉक्सिमल से डिस्टल की तरफ आ रहे हो, दिस इज द डिस्टल मोस्ट पार्ट। कोई पूछ ले कि भाई डिस्टल मोस्ट पार्ट कौन सा है, रूट कैप, उसके बाद आपका ये वाला है, थोड़ा और प्रॉक्सिमल, सबसे प्रॉक्सिमल, ये आप प्रॉक्सिमल डिस्टल याद कर सकते हो बड़ी ही आसानी से, ये हमने देखा। करेक्ट, एकदम करेक्ट है गुरुजी। आइए कुछ सवाल कर लेते हैं रूट महाराज के। द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम, भाई बेस ऑफ द स्टेम सुनते ही दिमाग में क्या आता है, एक स्टेम है, इसके बेस पे से कई सारे आपके फाइबर्स निकल रहे थे, यानी फाइबरस रूट है ये। यहां पर जो प्राइमरी रूट थी ये आपकी शॉर्ट लिव्ड थी, तो इसकी जगह कई सारे फाइबर्स बन गए थे, तो आपका क्या हो जाएगा, फाइबरस रूट आपको देखने को मिल जाएगी। न्यूमेटोफोर्स अकर इन, न्यूमेटोफोर्स मतलब रेस्पिरेटरी रूट्स जो हैं ये कहां पाई जाएंगी, ऐसा इलाका जहां पे ऑक्सीजन कम है। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स यानी ऐसे हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो यानी पानी में रहने वाले, फाइट मतलब प्लांट, सबमर्ज्ड जो डूबे हुए हैं, पानी में डूबे हुए हैं, तो ठीक ही है, वो तो अपना सर्वाइव कर ही लेंगे, है ना, पानी से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन निकाल लेंगे। कार्निवोरस प्लांट, प्लांट जो मांसाहारी हो, अलग ही लेवल का गेम है। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स जो पानी में तैर रहे हैं। हेलोफाइट्स जिनमें सॉल्ट बहुत ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में रहने वाले जहां पे सॉल्ट बहुत ज्यादा है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, हमने आर्की बैक्टीरिया की स्टडी में भी पढ़ा था। तो ऐसे इलाके जहां पे ऑक्सीजन कम होता है, सॉल्ट ज्यादा है, कीचड़ वीचड़ ज्यादा है, ऐसे इलाकों में न्यूमेटोफोर्स देखने को मिलते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हो अलग से अपने नोटबुक में भी। स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड, भाई स्वीट पोटैटो क्या थी, एडवेंटिशियस रूट थी जो कि मॉडिफाइड हो रही थी फॉर फूड स्टोरेज, तो इट इज अ मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट। एस्पेरेगस और स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट थे। टैप रूट में कैरेट और टर्निप आ रहा था। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन पे आपके रूट हेयर बन जाते हैं, जस्ट लाइक आप में मैच्योर होने पे हेयर्स डेवलप हो जाते हैं। रूट प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन, रूट कहां वाटर एब्जॉर्प्शन में अच्छा रोल अदा नहीं करेगी, तो पिस्टिया है, पिस्टिया आइसोर्निया जो दो प्लांट्स है रहते ही पानी में है। तो ये सवाल आपका स्टेम के बाद आप ज्यादा बेहतर सॉल्व कर पाते, और वैसे भी डिलीटेड सिलेबस का है, बट स्टिल पिस्टिया और आइसोर्निया रहते ही पानी में है, तो उनमें कोई रूट की बहुत ज्यादा काम की आवश्यकता नहीं होती, वो पानी में ही रह रहे हैं, वो आसानी से जो है आपका अपना काम करते रहेंगे, उन्हें वाटर एब्जॉर्प्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है ही नहीं, राइट। तो बाकी सब जो है ये आपके लैंड पे रहते हैं, मटर हो, व्हीट हो, सनफ्लावर हो, तो इनको रूट की जरूरत है, लेकिन पिस्टिया जो है मेरे भाई इसमें इनसिग्निफिकेंट काम हो रहा होता है। यह आपका छोटा सा लेक्चर था, क्योंकि तबियत थोड़ी सी नासाज है, मैं जानता हूं कि आपका टाइम बहुत कीमती है, दैट्स व्हाई आपकी कंसिस्टेंसी ना टूटे, इसीलिए मैंने ये लेक्चर डाला है। तो वेजिटेटिव ऑर्गन्स हम लोग करेंगे 2 लेक्चर में, आज जैसे हमने रूट पढ़ा है, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि कल के लेक्चर में हम लोग स्टेम और लीफ को खत्म कर दें, तो ओवरऑल हमारा पूरा वेजिटेटिव पार्ट जो है ये डन हो जाएगा। फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्लावर की एंड फ्रूट एंड सीड की इन 1 लेक्चर, कोशिश करेंगे फ्लावर एक में कवर कर ले और फ्रूट एंड सीड का एक्स्ट्रा लेक्चर में डाल दूं, एंड देन आफ्टर हम लोग फैमिलीज के डिस्कशन कर रहे होंगे। तो ओवरऑल ये जब चैप्टर खत्म होगा, इसके साथ साथ वी विल मेक श्योर कि एक आधा हम लोग एनिमल किंगडम का लेक्चर भी साथ साथ डालते रहें, टेक्सोनॉमी भी अपनी चलती रहे, और एडिशनल टॉपिक जो हमने अपने तरफ से एक प्लान बनाया है वो भी आपका चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, तो उसको हम लोग एक आइडियल वे में क्रैक करते हुए चले जाएंगे। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, योर रिस्पॉन्स इज अमेजिंग। आप सभी लोग बस अपनी पढ़ाई करते रहें, रेगुलर बेसिस पे अपना काम करते रहें, थोड़ा सा सिस्टमैटिक्स और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन तक ही हम लोग स्लो चलेंगे, जैसा मैं कह रहा हूं, उसके बाद जो है ताबड़तोड़ गेम चालू होगा, उसके लिए थोड़ा सा तैयार रहें, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें। मैं जानता हूं आपके पास इनिशियली बहुत लोड है, फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, एक्स्ट्रा क्लासेस भी आ रही हैं, दैट्स व्हाई मैं बहुत ज्यादा लोड देना नहीं चाह रहा हूं अपने तरफ से। हम जिस पेस पे चल रहे हैं इस पे भी हमारा काम 360 नंबर का पूरा हो जाएगा आराम से। आई वॉन्ट इन क्रिस्प कंटेंट ही आपको सब कुछ दे दिया जाए, राइट। तो आराम से पढ़ते रहो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी। और जोधपुर उदयपुर अगर आप वहां के स्टूडेंट्स हो, वैसे मैं देखो ऐसा कहूंगा नहीं कि मिलने आ जाना, अगर आपका टाइम बहुत बहुत जो कि प्रेशियस है भी, कोशिश करना कि ना ही आओ, लेकिन अगर आपका मन करता है बहुत ज्यादा, आपको लगता है कि हाँ यार एक बूस्ट मिलेगा, तो ही आना, अदरवाइज मत आना, पढ़ाई को दाव पे लगा के कभी मत आना, ठीक है। चल शुक्रिया, जय हिंद, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय।